सभी मेरे आठवीं कक्षा के विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने की इस कार्यक्रम में आपको मैं स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, पिछले मेरे हिंदी विषय के अवधि में आप सभी प्रार्थना कविता, सेतुबंध के बारे में, मिर्च मसाला फाड़ के बारे में और हिंदी ग्रामर संज्ञा के बारे में सभी जानकारी हासिल की है। तो बच्चों, आज मैं आपके हिंदी विषय के तीसरे पाठ यानी आपके जो मोबाइल के पर्दे पर जो पाठ का शीर्षक दिखाई दे रहा है, जैसे कि मेरा देश और मेरी माँ, इस विषय को लेकर चर्चा करने आज तुम्हारे सामने मैं उपस्थित हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा देश और मेरी माँ जो शीर्षक जो है, यहाँ पर कुछ चित्र आप मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भारत देश का चित्र दिए गए हैं, साथ ही साथ भारत माता का दृश्य, भारत माता का भी चित्र और साथ में वीर सैनिक, ये चित्र आपके मोबाइल के पर्दे पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका तात्पर्य है मेरा देश को माँ के साथ तुलना करके बताने की एक कोशिश की गई है। यानी किस तरह से आप अपने माँ को आदर, मान सम्मान, गौरव, प्यार, माँ के प्रति अभिमान, इस तरह के भावनाओं को अपने मन में लाकर माँ को किसी तरह के, माँ के ऊपर किसी तरह के आंच न आए, उस तरह की देखभाल आप लोग करते हैं। तो वैसे ही आप भारत देश होने के नाते आप किस तरह से अपनी माँ को प्यार देते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, गौरव देते हैं, उसी तरह से भारतवासी होकर अपने देश के प्रति प्यार की भावना, अभिमान की भावना, गौरव की भावना, मान सम्मान की भावना रखना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए तो बच्चों, मेरा देश और मेरी माँ का जो तात्पर्य है कि एक व्यक्ति होने के नाते आप किस तरह से अपने परिवार में रहने वाले हर किसी को मान सम्मान देकर, इज्जत देकर उन्हें देखते हैं, उसी तरह से देश के प्रति भी क्या करना है, आदर रखना है, मान सम्मान रखना है, अभिमान जताना है। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि जो शीर्षक मेरा देश और मेरी माँ का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति होने के नाते हमें क्या करना है, देश के प्रति अभिमान रखना है, देश के प्रति गौरव रखना है, इज्जत रखना है। जैसे कि एक माँ किस तरह से अपने बच्चों को, अपने परिवार के प्रति प्यार की भावना रखती है, उसी तरह से हमको भी क्या है, अपने देश के प्रति मान सम्मान रखकर आगे बढ़ना है। तो मेरा देश और मेरी माँ, इसका अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नीचे इस मेरा देश और मेरी माँ के जो चित्र में आप देख रहे हैं कि नीचे सैनिकों का फर्ज है, जो सैनिक बनना चाहते हैं वे हमेशा वीर कहलाते हैं, वीर होते हैं, धैर्यशाली होते हैं, साहसी होते हैं, जो हमेशा धैर्य को अपनाते हैं, जो धैर्य को अपनाते हैं, जो हिम्मत को अपनाते हैं, वे हमेशा सैनिक कहलाते हैं। सैनिक क्या है, भारत को बचाने के एक महत्वपूर्ण, भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सही है। तो बच्चों, आगे देखेंगे इस पाठ से मिलने वाले संदेश के बारे में। मैंने बताया एक सैनिक होने के नाते सैनिक का फर्ज बनता है कि शत्रु से देश की रक्षा करना हर एक व्यक्ति का पवित्र और पुनीत कर्तव्य होता है। सही है। जो सैनिक बनते हैं वो सैनिक भारत देश के जो सीमा में, जो बॉर्डर में रहकर जो काम करते हैं, उनका फर्ज है कि, उनका कर्तव्य है कि
दुश्मनों से भारत देश की रक्षा करना, किसी तरह से भारत देश पर आक्रमण होने से बचाना। हमेशा जो सैनिक होते हैं उनका काम है कि वे हमेशा कायर न होकर, सही है, लड़ाई में क्या करना है, पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि शत्रुओं से डरकर कभी भी भागना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से, धैर्य से क्या करना है, उन शत्रुओं के साथ लड़ना है। वही जो है सैनिकों का क्या है, परम पुनीत कर्तव्य होता है। इसलिए बता रहे हैं कि संदेश में बता रहे हैं कि जो सैनिक होना चाहते हैं उनके सबसे पहला काम है कि वे हिम्मत को अपनाना है, धैर्य को अपनाना है। अगर धैर्य है, हिम्मत है, साहस से भरे गुण उनमें बसा है तो वे हमेशा शत्रुओं को अपने जगह से भगाना अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए शत्रु से देश की रक्षा करना हर एक भारतीय लोगों का, यानी सैनिकों का, सैनिक हो या भारतवासी कोई भी क्यों न हो, उनका रक्षा करना परम पवित्र कर्तव्य होता है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। जो भी युद्ध में लड़ते हैं, जो युद्ध होती जाती है, तब शत्रुओं के पास जो रहने वाले युद्ध सामग्रियों को देखकर हमेशा भागना नहीं है। उनके पास भले ही बहुत सारे युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र क्यों ना हो, हम देखकर कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागना है, बल्कि सीना तान कर, धैर्य को अपनाकर, हिम्मत को अपनाकर क्या करना है, उनके साथ हमें लड़ना है। इसलिए सैनिक होने के नाते सैनिकों का फर्ज है कि युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते ही अपना जान गंवाना है, बल्कि उस युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागना नहीं। वो कायर कहलाते हैं। इसलिए सीना तान कर क्या करना है, शत्रुओं से लड़ना है, युद्ध भूमि में उनको वहां से भगाकर भारत के झंडे को क्या करना है, लहराना है। तभी तो जो वीर सैनिक विजय माला पहन सकते हैं। जो वीर होते हैं, जो साहसी गुणों को अपनाते हैं, वे हमेशा युद्ध भूमि में शत्रुओं के साथ लड़कर विजय माला को अपनाते हैं। विजय माला को पहनना है तो सबसे पहले हिम्मत को अपनाना है, धैर्य को अपनाना है, तभी आप विजय माला को अपना सकते हैं। बच्चे साहस और वीरता की इस घटना से वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। यानी बच्चे इस पाठ पढ़ने से वीरता के गुण, साहस के गुण, हिम्मत के गुण, धैर्य के गुण समझकर उन्हें अपने जीवन में लाकर अनुकरण करना सीख जाते हैं। तो बच्चों, मैंने अभी तक बताया कि मेरा देश मेरी माँ का संक्षिप्त और उसका संदेश आपके सामने मैंने रखा। तो आगे हम शब्दार्थ की तरफ। तो बच्चों, इस पाठ में आने वाले कुछ शब्दार्थ जो है इस तरह से दिए गए हैं कि हमला यानी आक्रमण करना, सही है, युद्ध करना, चौंका देना यानी चकित करना, विस्मित करना, सही है, आश्चर्यचकित होना। ममत्व यानी माँ का प्यार। रुंध जाना, गदगद होना यानी जब आप रोते होते हैं, रोते वक्त कुछ कहना चाहते हैं, सही है, जो वर्ड्स जो है आपके मुंह से जो स्पष्ट नहीं आते हैं उसे क्या बोलते हैं, रुंध जाना या गदगदित होना। अभेद यानी जिसे तोड़ा न जाए। जूझना यानी लड़ना, जूझना यानी लड़ना। दायित्व यानी जिम्मेदारी, मानता हूं कि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी पास होने की। मौत यानी मरण,
मौत यानी मरण, संभालना, दूसरों के भार को अपने ऊपर लेना या संकट से बचना, दिल दहलाना, भयभीत करना, इंतजार यानी प्रतीक्षा करना, किसी की राह देखना, ध्वस्त यानी नाश करना, अस्त व्यस्त करना, बिगाड़ देना, उजाड़ देना। ये जो है पाठ में आने वाले कुछ शब्दार्थ मैंने आपके सामने रखा। तो इसमें आने वाले कुछ टिप्पणी यानी एक प्रदेश है, इस प्रदेश पाने के लिए जो लड़ाई होती है, युद्ध होती है, तो जो प्रदेश का नाम है इच्चोगिल नहर। इच्चोगिल नहर नामक एक जगह, इस जगह पाने के लिए जो यहाँ पे इस पाठ में जो है लड़ाई होती है, शत्रुओं की लड़ाई होती है, तो वहाँ पर जो जगह कहाँ पर है, यह जगह लाहौर से करीबन 14 किलोमीटर के दूरी पर हम देख सकते हैं। लाहौर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस पाठ में आने वाला जो प्रमुख सेनानी यानी सैनिक, उसका नाम है आशाराम त्यागी। ये आशाराम त्यागी भारतीय सेना के मेजर थे। भारत में भारतीय सेना में काम करने वाले अनेक अफसरों में भारतीय मेजर एक थे। सही, ऑफिसरों में जो होते हैं उन्हें मेजर कहते हैं, अफसरों में एक थे मेजर आशाराम त्यागी। 21 सितंबर सन 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में वे शहीद होते हैं। इच्चोगिल नहर की जगह को दुश्मनों से, शत्रुओं से छुड़ाने के लिए अपना जान देने वाले जो वीर सेनानी जो थे आशाराम त्यागी 21 सितंबर सन 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में वे अपना जान गंवा बैठते हैं, वे मरते हैं। युद्ध के बाद जीत हासिल करने के बाद भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र देकर सम्मानित किया था। तो बच्चों, इस पाठ में मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था कि संदेश, साथ में शब्दार्थ और आशाराम। तो बच्चों, मैंने अभी तक आशाराम त्यागी के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। तो पाठ के पहला पैराग्राफ की तरफ हम देखेंगे। सन 1965 की एक शाम हर तरफ भारत के चारों तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह के संकट या शक नहीं था, किसी तरह की दुविधा नहीं था कि कोई दुश्मन लोग, शत्रु के लोग भारत देश पर आक्रमण करेंगे या हमला करेंगे। कब? सन 1965 के एक शाम। कहाँ पर भी देखो, भारत के चारों दिशाओं में शांति शांति फैली हुई थी। किसी तरह कोई आशंका नहीं थी। सही है, किसी सैनिक को नहीं पता था कि इस शाम के दिन हमारे ऊपर शत्रुओं का आक्रमण हो जाएगा। कोई भी सोचा नहीं था। सभी अपने अपने जगहों पर बैठे हुए थे, शांति के वातावरण में थे। तभी दुश्मनों ने भारत देश पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। अचानक, किसी को नहीं पता था। सबके दिमाग में क्या था? हमला तो होगी नहीं, शांति का वातावरण है, तो हर कोई आराम से थे। लेकिन अचानक हमला होने पर भारतीय सेना में रहने वाले हर कोई, छोटे छोटे सैनिकों से लेकर बड़े बड़े अफसर तक यानी मेजर तक, हर कोई चिंता में पड़ गए। आश्चर्य हो गया कि ये कैसा अचानक इन्होंने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया
भारतीय सेना को इस तरह के हमले ने चौंका दिया। सही है, तो भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया, विस्मित कर दिया। तब कुछ सैनिक थे, जो भी सैनिक वहां बॉर्डर में, जो भी सीमा में जो सैनिक थे, वे सैनिक युद्ध करना शुरू किए। तो कुछ सैनिक छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर को वापस, अपने गांव को गए थे। तब सैनिकों की कमी पड़ी। सैनिकों की कमी होने की वजह से शत्रुओं की पलड़ा भारी हुई। उनके पास युद्ध करने के अनेक युद्ध सामग्रियां थी, इसलिए वे बिना डरे युद्ध भूमि में मौका देखकर भारत देश पर हमला करने के लिए उतर आए थे। लेकिन भारत में सभी सैनिक अपने छुट्टियां बिताने के लिए अपने अपने गांव गए थे। तो ऐसा मौका देखकर शत्रुओं के सैनिकों ने, दुश्मनों ने भारत पर हमला कर दिया। यह देखकर भारतीय सेना के अफसर चौंक उठे। तो आगे हम करना क्या? तो हर कोई सैनिक सोच में डूब गए। तब जल्दबाजी में छुट्टियां बिताने, कौन कौन सैनिक छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर गए थे, अपने गांव गए थे, हर किसी को संदेश भेज दिया गया कि तुरंत वे अपने काम पर वापस लौट आए। इस तरह से दुश्मनों के सैनिकों ने भारत देश के इच्चोगील नगर नामक एक प्रदेश पर हमला कर दिया है। तो सैनिकों की कमी होने की वजह से आप तुरंत अपने काम करने के लिए, अपना फर्ज निभाने के लिए, तो आप जल्द से जल्द वापस आने के एक संदेश, एक आदेश से भारतीय सेना के अफसरों के द्वारा भेज दिया गया। तो बच्चों, शायद मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। तो आपके मोबाइल के पर्दे पर पहला पैराग्राफ के बारे में आप देख सकते हैं कि सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह के कोई आशंका नहीं थी, किसी तरह के डाउट नहीं था कि कोई भारत देश पर हमला करेगा। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। तो बच्चों, पहला पैराग्राफ आप लोग समझे होंगे और आपके मोबाइल के पर्दे पर देख रहे होंगे। मैं आगे बढ़ूंगा। तब दूसरी पैराग्राफ की तरफ हम देखेंगे। तो पहले पैराग्राफ में हमने देखा हमला होता है। हमला होते ही संदेश भारतीय सैनिकों के द्वारा हर किसी सैनिकों को भेजा जाता है। तब संदेश पाते ही एक मेजर सैनिक इस तरह से संदेश आया हुआ है, मुझे अपने कर्तव्य पर, अपना कर्तव्य निभाने के लिए देश की सीमा पर जाना है। जाते वक्त अपने माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेने का दृश्य आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं। तो बच्चों, हम गौर करेंगे दूसरे पैराग्राफ की तरफ। सही है, छुट्टियां बिता रहे हैं भारतीय सेना के ही एक मेजर को। सही है, छुट्टियां बिताने के लिए एक सैनिक, एक मेजर, भारतीय सेना के एक अफसर अपना छुट्टियां बिताने के कारण वे अपने गांव वापस आए हुए थे। तब उसे सूचना मिलती है कि इस तरह से दुश्मनों ने भारत के इस प्रदेश पर हमला कर दिया है। तब वो आदेश पाकर भारतीय सेना के एक मेजर ने जाने के तैयारी कर ले। तब उन्होंने अपने
माँ के पैर को छूकर प्रणाम किया। देखो बच्चों, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार जो है, जो भी आप एक अच्छे काम के लिए जाते हैं तो घर में रहने वाले बुजुर्गों का या अपने माँ का, अपने पिता का पैर छूकर उनका आशीर्वाद पा लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आजकल कुछ बच्चे ये संस्कार, ये संस्कृति भूल चुके हैं भारत की। आजकल बच्चे ऐसे हैं कि अपने माता पिता को प्रणाम करना ही दूर की बात। त्योहारों में साल में 1 बार या 2 बार उतने ही पैर छूते हैं। नहीं बच्चों, हर दिन अपने घर में रहने वाले बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद पा लेना अत्यंत आवश्यक है। सही है। तो यहाँ पर बताने का तात्पर्य क्या है, अपने माँ का आशीर्वाद अगर सैनिकों के साथ हो तो कैसे भी युद्ध करें, युद्ध में जीत हासिल होती है। तो वैसे आजकल मैं देखा हूँ, कुछ कई उदाहरण मैंने आंखों से देखा हूँ कि बच्चे घर में त्योहारों के दिन अपने माता पिता का पैर छूते हैं, या अपने परीक्षा, एनुअल की परीक्षा को लिखने को जाते हैं। पहले दिन ही सिर्फ क्या करते हैं, अपने बुजुर्गों के जो पैर छूते हैं, बाद में अगले परीक्षा जो भी होते हैं वो छूते ही नहीं। वैसा नहीं करना। हर दिन अपने माता पिता, घर में रहने बुजुर्गों के पैर छूना, उनका आशीर्वाद पाना अत्यंत आवश्यक। इसलिए बच्चों ये याद रखो, अपने माँ का आशीर्वाद और आपके साथ है तो जिंदगी में रहने वाले कौन से भी समस्याएं आए, वो समस्या बहुत ही जल्द मिट जाएगी। इसलिए आशीर्वाद पा लेना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। माँ का ममता जाग उठा। स्वाभाविक है, एक माँ, एक बेटा अपने माँ से आशीर्वाद मांग रहा कि माँ, मैं अपना फर्ज निभाने के लिए, युद्ध भूमि में लड़ने के, शत्रुओं से लड़ने के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे जीत हासिल होने के लिए तुम्हारा आशीर्वाद बेहद जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसलिए जब माँ के पैर छूते ही माँ का ममता जाग उठा। माँ के आंखों में आंसू आ गए कि बेटा युद्ध में लड़ते लड़ते अपना जान गवा ना पाए। शायद यही मेरा आशीर्वाद उसे अंतिम आशीर्वाद ना हो। लेकिन उसके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने तुरंत अपने बेटे को सीने से लगा लिया। देखो, स्वाभाविक है, अपने माँ का बेटे पर प्यार है ना, स्वाभाविक है। तो प्यार से वजह से आंखों में आंसू भर लेती है, तुरंत उसे सीने से लगा लेती है। सीने से लगा लेने से मेजर भी रोता है, उसका गला रुंध जाता है, आंखों में आंसू आते हैं, पर उन आंसुओं को अपने भीतर छिपा लेता है, रुका लेता है, रुंधता जाता है। कुछ बोलना चाहता है, जो दुख के वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाता। बोलना चाहता है परंतु उसे अपने देश, अपने मातृभूमि की स्मरण हो जाती है, मातृभूमि के स्मरण हो जाती है। सही है। आप देख रहे हैं आपके मोबाइल के पर्दे पर यहाँ पर दृश्य, किस तरह से सैनिक अपने माँ का पैर छूकर माँ का आशीर्वाद ले रहा है। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद के रूप में माँ ने कहा। आशीर्वाद देते हुए माँ ने अपने बेटे से विदा करती है, आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद के रूप में बताती है क्या करके, बेटे इस समय हर एक सैनिक ही नहीं बल्कि
प्रत्येक भारतीय का, प्रत्येक हर एक नागरिक का राष्ट्र रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। नहीं तुम्हारा ही नहीं कर्तव्य बल्कि भारत में रहने वाले जो भी लोग हैं उनका फर्ज है कि हर कोई भारत के राष्ट्र की रक्षा करें। जाओ और धैर्य से, दृढ़ता से, हिम्मत से अपने कर्तव्य का पालन करो। जो भी तुम्हें आदेश दिया गया है उस आदेश को क्या करो, पालन करो। और याद रखो, जब आप युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जाते हो, एक बात हमेशा याद रखो, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का खासियत है कि हमेशा युद्ध भूमि में जो भी लड़ते हैं शत्रुओं से सीने से गोलियां खाते हैं, ना बल्कि पीठ पर नहीं। यानी कुछ सैनिक होते हैं कि शत्रुओं के पास रहने वाले अस्त्र शस्त्र को देखकर, युद्ध सामग्रियों को देखकर भागते हैं। तो भागते वक्त शत्रुओं की गोलियां सीने पर नहीं बल्कि पीठ पर लगते हैं। ऐसा मत करो। युद्ध भूमि में उनके पास कितनी युद्ध सामग्रियां भी क्यों ना हो, धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ लड़ो, युद्ध करो। और सीने पर गोली खानी है बल्कि पीठ पर नहीं। इस तरीके का संदेश माँ ने अपने बेटे को आशीर्वाद के रूप में बताती है। यही एक संदेश, यही माँ का एक संदेश इस सैनिकों को लड़ने के लिए एनकरेज करती है, प्रेरणा देते हैं। जो वर्ड्स में माँ ने कहा था, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, सीने पर गोली खानी है ना बल्कि पीठ पर नहीं। तो बच्चों, शायद जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो दूसरी पैराग्राफ मैंने बताया था, छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के एक मेजर को जब सूचना मिले तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। माँ का प्यार जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रुंध गया, पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा कि बेटे, इस समय प्रत्येक भारतीय का राष्ट्र रक्षा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से, धैर्य से अपने कर्तव्य का पालन करो। और याद रखो, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है ना बल्कि पीठ पर नहीं। तो बच्चों, मैं आगे पैराग्राफ की तरफ मुड़ूंगा।